न्यू स्केल डिजिटल की खास शख्सियत श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर से जिन्होंने सीमित साधनों में भी मरीजों को जीवन दिया। माता की इच्छा थी कि पुत्री डॉक्टर बने और आज वही सपना साकार किया है जिला अस्पताल की गायनिक विभाग की डॉक्टर श्रुति चौधरी ने। घर और क्षेत्र की पहली महिला चिकित्सक, जिनका कहना है, मेरा पेशा एक जिस्म और दो जान की रक्षा करना है। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्रुति की प्रेरक कहानी संपादक ललिता शर्मा के साथ। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर संडे कोई विशेष शख्सियत से मिलते, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो और सोशल वर्कर हो, राजनेता हो और अपने फील्ड में जो एक महारत हासिल किए हुए होते हैं, हम उनसे मिलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने आपको काफ़ी लोगों से मिलाया। मैं समझती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा वो देख करके। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो अपने फील्ड में छोटे समय में काफ़ी अच्छी उन्होंने तरक्की और एक पहचान बनाई है। वो भले हम ये नहीं कह सकते ये बहुत बड़ी सिटी से हो या बहुत बड़ी जगह से हो, भले वो कहीं से भी हो, पर वो अपने आप को आपके सामने इस तरह प्रेजेंट करें जो कि समाज सेवा, जो अपने फील्ड के प्रति ईमानदार, वफादार एवं कर्तव्यनिष्ठ हो, वो ही शख्सियत में आते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज है मैम श्रुति चौधरी। गायनकोलॉजिस्ट है और वो अपने विभाग के अध्यक्ष भी है, गवर्नमेंट जॉब में है, ब्यावर में कार्यरत है। मैम आप परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति चौधरी वर्तमान में अमृत कौर अस्पताल ब्यावर में गायनिक विभागाध्यक्ष हूँ और एमसीएस की इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू मैम, आपने पब्लिक को बताया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बोल रही थी कि जैसे कई बार आपका बचपन से था कि मैं डॉक्टर बनूं, या कई बार कोई ऐसी स्थिति परिवार में या आसपास में फ्रेंड सर्कल में कहीं भी आती है कि हमें इस फील्ड में कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है ताकि लोगों के मैं अच्छी तरह सेवा कर सकूं, सेवा भाव दे सकूं। तो आप वो बताएं मुझे। देखिए, मैं मूलतः जो है सीकर की रहने वाली हूँ, एक किसान परिवार से हूँ। मेरी फैमिली में जो है कोई भी जो है लड़कियाँ कोई किसी नौकरी में नहीं थी और मेरी मदर जो हैं वो सबसे पहले हमारे फैमिली में जो सबसे पहली शिक्षित महिला जो है उस गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी जो हैं वो ही सबसे पहली शिक्षित महिला थी। तो उन्होंने ये शुरू से डिसाइड कर रखा था कि यदि मेरी बेटी होगी तो मैं उसे अच्छी एजुकेशन देके और डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि हमारे उस गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था, उस वक्त तक एक भी डॉक्टर नहीं था। तो मम्मी का शुरू से ही सपना था। तो मेरी एजुकेशन में जो प्रारंभिक शिक्षा जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी जो है मेरे फादर मदर ने जो है बहुत अच्छी शुरुआत करके पूरे मतलब गांव में, उसके बाद मैं कहूँगी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। उसके बाद मेरा एग्जाम्पल दिया जाता था। तो शुरू से इंटेलिजेंट मैं थी और मम्मी पापा का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। तो उसके साथ साथ जो है पढ़ाई में अच्छे अव्वल रही थी शुरू से ही। फिर पीएमटी फाइट करी तो उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर आगे एमबीबीएस करने के बाद में आगे ब्रांच जो है उसका सिलेक्शन करना था कि कौन सी ब्रांच में जाना है। तो गायनी जो है मेरा खुद का पसंदीदा भी था और मुझे उसमें थोड़ा अलग हटके लगा कि उसमें एक जिस्म जो दो जान, जो अपन मूलतः जो कहते हैं, तो मतलब एक नई जिंदगी किसी को, मतलब जैसे आज हम डिलीवरी करवाते हैं किसी का ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी है, तो एक नई जान को दुनिया में लेके आना अपने हाथों से, तो एक बहुत खुशी वाला पल होता है। तो उस चीज़ को मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल जनरली देखने में आता है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, सिजेरियन को बहुत मेन उस पे लिया जाता था, पर आजकल हर छोटी-छोटी बात पे लगता है सिजेरियन डिलीवरी। कई जगह लड़कियाँ भी खुद डिमांड कर जाती है कि हमें सिजेरियन कर दो। तो उसके पीछे का रीज़न बताएँगे कि क्या परिवर्तन क्या आया है कि एकदम से सिजेरियन डिलीवरी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि सब जगह अपन ये नहीं कह सकते कि सब जगह ही सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं। हाँ, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिज़ेरियन ही ज़्यादा होती हैं, कुछ तो पेशेंट्स पे भी डिपेंड करता है। ख़ास तौर से जो आजकल की जो है यंग जनरेशन जो फीमेल्स होती हैं वो दर्द सहन नहीं कर पाती हैं, तो उनका भी खुद का पहले रहता है कि भई हम दर्द नहीं सहन कर। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें नॉर्मल तो करानी नहीं है। सेकंड थिंग जो है
जैसा पहले गाँव की जो है महिलाएँ बहुत सारा वर्क जो करती थी, जिसको हम मूलतः बोलते हैं कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, वो बहुत सारा वर्क करने पे, घर का काम-वाम करने पे, खेतों का काम करने पे, जैसे होती खेती-बाड़ी वाली महिलाएँ होती थी उस वक़्त, तो उनकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होती थी। अभी जो है इतना इतना शारीरिक कहा जाए तो इतना शारीरिक श्रम भी जो है इतना नहीं है, बहुत कम रह गया है। और कई सारे फैक्टर हमारे फील्ड में जैसे एक रिस्क का भी रहता है कि जिनका रिस्क होता है, उनका सिज़ेरियन होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आजकल जैसा माहौल आप देख रहे हैं कि कोई छोटी-सी भी चीज़ होती है उसका आज पेशेंट भी इतने अवेयर हो गए हैं, इश्यू बन जाते हैं। तो डॉक्टर भी जो है सेफ साइड ही चलना चाहते हैं कि जहाँ थोड़ा रिस्क उनको लगे तो वो पेशेंट को एडवाइस देते हैं और फिर पेशेंट का वो जो है कंसेंट लेके ही वो होता है। ये तो आपने सही कहा कि आजकल छोटी-छोटी बात पे बहुत इश्यू बन जाते हैं और डॉक्टर क्या आज मेरे पास भी कोई बात आएगी तो मैं खुद पर नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि बाहर बहुत जल्दी फैलती है और पर मैम एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि ये सिज़ेरियन होने का रीज़न या तो आपने बताया कि हार्ड वर्क लड़कियाँ नहीं करती है, फिज़िकल और आजकल बेड रेस्ट डॉक्टर स्टार्टिंग से बोल देते हैं कि जो कि जबकि पहले ये बोला जाता था, इवन हमारे बुजुर्ग भी हमें समझाते आए हैं कि थोड़ा बहुत 3 महीने के बाद में आप वर्क करें आराम से, घर के काम भी करें, आप आउटफिट भी करें। तो आप मुझे बताएँगे उसके बारे में? नहीं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बेड रेस्ट बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो अपनी इतनी बड़ी प्रैक्टिस में ना मैंने देखा, ना हमने सजेस्ट किया, रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। पेशेंट को जो रिस्क होती है उसके अकॉर्डिंग बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और ऐसा भी नहीं है कि सिज़ेरियन बढ़ रहे हैं। अब हमारे ये जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ अमृतपुर में बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरियाँ भी हो रही हैं और वो उसके अकॉर्डिंग इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सिज़ेरियन होता है। या मैम ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप सबको नहीं चाहती हैं और सजेशन भी आप अच्छा देती हैं। पर एक चीज़ और पूछ रही थी, अभी तक की लाइफ में आपके कोई ऐसा केस आया है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आपको उसके लिए बहुत मैं समझती हूँ डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में आने के पहले भगवान से प्रेयर करके जाता है। ये मैंने भी सुना हुआ है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये केस मैं हैंडल कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, डर मन में जो होता है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो काम करना ही एक मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि जब मैंने जॉइन किया था यहाँ पे तो जो है बड़े असाध्य ऑपरेशन यहाँ नहीं होते थे, पिछले 8 से 10 साल से बंद थे, सीमित संसाधन थे। पर एक मन में जुनून था कि मैं चूँकि आउटसाइडर थी, यहाँ की थी नहीं, तो एक मन में जुनून था कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये ऑपरेशन नहीं हो रहे तो तुमको स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं मन में डर भी था लेकिन एक जुनून भी था कि कर दिखाएँ, तो वो मैंने कर भी दिखाया, बहुत सारे असाध्य ऑपरेशन मैंने ऐसे किए हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशन का ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशन कह के नहीं आते हैं। सर्जरी के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशन कब किसको हो जाए, तो वो अपन कह नहीं सकते लेकिन इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने हैंडल किए हैं। कई इस तरह के केसेज़ जो हैं, कई तरह के केसेज़ यहाँ हैंडल किए हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहाँ आस-पास के 4-5 जो हैं मेन जो एरियाज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ लगती है, तो सारे केस यहीं आते हैं रेफ़र होके। मैम जैसे एक है कि लेडीज़ को अंदर यूट्रस में या ओवरी में जो गाँठें होती हैं, सिस्ट जिसे बोलते हैं या बड़ी गाँठ हो जाती है, तो वो कोई आपने अभी तक किया ऑपरेट? देखिए पहले मैं गायनिक में नहीं होता था ये ऑपरेशन, मेरे को ध्यान है जहाँ तक, रेफ़र कर दिया जाता था, तो आप मुझे बताएँगे उसके बारे में? देखिए, अमृतपुर में जब मैंने जॉइन किया था, तो जो मेरे जॉइन करने से पहले 8 साल बाद जो है यहाँ शुरू हुआ था गायनिक विभाग में जो है और उसमें ये अलग-अलग तरह की गाँठें होती हैं। जैसे यूट्रस का होता है वो फाइब्रॉइड होता है, ओवेरियन जो सिस्ट होती है अलग-अलग तरह की 9 केजी, 12 केजी जो अभी तो मैक्सिमम जो मैंने किया था उसमें 12 केजी की गाँठ थी, जो निकली है ये असाध्य ऑपरेशन जो है पहले यहाँ नहीं हो रहे थे। मैंने यहाँ जॉइन करने के बाद में शुरू की और काफ़ी सारे रेफरल जो हैं वो कम हुए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आस-पास के गाँव वाले लोगों को और हम लोगों को भी बहुत सुविधा मिली है उस चीज़ की, ताकि और भी जो आपको देखेंगे, जो सुनेंगे वो भी आप तक पहुँचेंगे। अच्छा मैम एक चीज़ और पूछ रही थी, एक दिन में हाईएस्ट आप कितना ऑपरेशन किया अभी तक? देखिए, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो है पेशेंट का लोड बहुत रहता है। आस-पास के जितने भी हैं जैतारण, रायपुर, राजमंद तक के जो पेशेंट हैं यहाँ सारे वो रेफ़र होके भी आते हैं। तो एक दिन में मैक्सिमम जो है यहाँ पे 10 से 12 ऑपरेशन जो है वो मैंने किए हैं। बाकी कंडीशन या इंडिकेशन जो है उस पे डिपेंड करता है। मैम एक चीज़ पूछनी थी, आजकल लेडीज़ में और बच्चियों में पीसीओडी की काफ़ी समस्याएँ हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए पीसीओडी क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो आजकल इसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं इसलिए कि बहुत कुछ तो जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर स्ट्रेस एंजाइटी और ये जो
चेंजेस जो अपन लाइफ़स्टाइल में कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बढ़ रही है, बाहर का खाना, स्ट्रेस और ये नींद पूरी ना लेना, ये सारे जो हैं हार्मोनल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होके सारा पीसीओडी के पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि टाइम से उठना, डिसिप्लिन मैनर में अपना जीवन जीना, एक एक्सरसाइज़ करना और खाने का जो है ना ख़ास तौर से ध्यान रखें, बाहर का जो है ना जंक फूड वगैरह ना खाएँ, घर पे बना हुआ हेल्दी फूड लें, एक्सरसाइज़ करें, अच्छी नियमित नींद लें और बॉडी वर्क या फिर एक्सरसाइज़ जो भी है वो ठीक से करें। जो नियमित लैपटॉप पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस में बैठ करके, तो उसके पीछे भी कोई वो है क्या कि पीसीओडी का वो भी कारण हो सकता है क्या? हाँ, मैंने कहा ना जैसा कि जो है स्ट्रेस जो है, नींद ना आना, कंटिन्यू लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस, एंग्जायटी हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही ना, उसमें भी एक तरह से देखा जाए तो बैठे ही हैं कंटिन्यू सिटिंग पोस्चर में, तो वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल उसमें तो आ ही रहा है ना। तो उसके लिए कंटिन्यू अपना 24 आवर में कम से कम जो भी है 30 या 45 मिनट एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए तो निकालनी चाहिए, है ना? अपना रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, अपने थोड़ा खान-पान पे ध्यान दें। चलिए मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और आज के युवा वर्ग के लिए मैं आपसे फिर से पूछने जा रही हूँ एक क्वेश्चन कि आप जो नई जनरेशन जो आ रही है हमारी, जो लोग ये बोलते हैं हम बेबी प्लान करेंगे, इतने साल नहीं उसके बाद में हम करेंगे, फिर वो मेडिकल राउंड लगाते रहते हैं, जैसे आपके पास चक्कर लगा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? देखो, मैं तो उसके बारे में ये बोलूँगी बेबी प्लान जब करना ही है, तो एक एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी के केस आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं। क्योंकि एक अंडे की ओवम की जो क्वालिटी होती है, वो तो एज अपन जैसे एज के साथ-साथ हर चीज़ की क्वालिटी कम ही होती है, तो ओवम की क्वालिटी तो एज के साथ कम ही होगी ना। तो मेरा तो ये कहना है टाइम रहते प्लान कर जब करना ही है जो चीज़, तो वो करियर में बच्चे कभी बाधा नहीं बनते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो इस चीज़ के साथ-साथ अपन कर सकते हैं। मतलब अपनी नौकरी, जॉब या फिर अपनी जो भी पढ़ाई है उसके साथ-साथ बेबी प्लान भी कर सकते हैं और टाइमली हो जाए ऐज के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा सही है। क्योंकि ऐज के साथ-साथ ये जो इनफर्टिलिटी के केसेज़ जो हैं वो बढ़ते हुए हमने देखे हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी चीज़ों पे प्रकाश डाला। मैं समझ सकती हूँ कि आज जो बच्चे, बड़े महिलाएँ या उनके हस्बैंड जो भी सुन रहे होंगे, तो उन्हें इस चीज़ से काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा और आप हमारे प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। फिर अगले रविवार किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में जानवी भारवानी भी है, पहले हम इनको मिला चुके हैं शख्सियत में। ये काफ़ी सोशल वर्कर हैं और इन्होंने भी काफ़ी लोगों की मदद की है। थोड़ा मुझे बताएँ जानवी क्या? नमस्कार। श्रुति मैम के बारे में यही बताना चाहूँगी कि जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो, उतने अच्छे बाय नेचर बहुत अच्छे इंसान भी हैं और इनकी इसी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर मैंने इनका नाम रमेश जी को सजेस्ट किया था कि मैडम का इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए। जहाँ तक मैं करीब से मैडम को जानती हूँ, मैडम कई केसेस मैं भी मैडम के पास गरीब लोगों के भेजती हूँ और आज के टाइम में जो डॉक्टरों के प्रति लोगों का एक नज़रिया है कि डॉक्टर बिना पैसे हाथ नहीं लगाते या नहीं करते, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी मैंने मैम के पास ऐसे केसेस गरीबों के भेजे हैं, मैम ने बिना किसी स्वार्थ के उनका इलाज पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण भाव से किया है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप भी आए और थैंक यू रमेश जी का कि आपने इनका इंटरव्यू लिया, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आएँ, तो उनकी भी एक तरह से गरीबों की भी सेवा हो सके। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, जभी तो शख्सियत में हमने इनको लिया कि ये पैसों के पीछे नहीं भाग रही, समाज सेवा कर रही है, अपने फ़ील्ड के प्रति कर्तव्य निष्ठा से और ईमानदारी से काम कर रही है। धन्यवाद आपका।